दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। श्राप एक रहस्य रहस्य रहस्य। वो बस 13 वर्ष की थी, लेकिन उसे कल रात जो देखा वो उस देखना भी अपने आप में मौत को बिल्कुल करीब से देखने के बाद लौटने जैसा ही था। उसकी माँ और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया कि उनकी मौत किसी लोमड़ी के हमले की वजह से हुई थी। इस बार तो उन्होंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा था। वो जिंदा थी, लेकिन लगातार रह रहकर वो कांप उठती। उसने अपने होठ भींच रखे थे इतनी जोर से कि होठों से अब भी खून बहने लगा था। उसकी आंखें पत्थर के समान कठोर और भयभीन हो गई। ऐसा लगता जैसे वो कुछ भी सोचने समझने की अपनी स्थिति खो चुकी है। ले देकर कह सकते अदिति इस वक्त अपने गहरे सदमे में थी। वो किसी को कुछ बता सके इस हालत में वो हरगिज नहीं थी। उनकी गाड़ी अपने आगे के हिस्से से बुरी तरह टूट चुकी थी। वो सुबह कुछ लोगों को दिखी थी। कार की पिछली सीट में खामोशी से बैठी और कार से थोड़ी दूरी दो लाशें पड़ी थी। नीलेश और रोशनी की लाशें। अजीब सी लाशें थी ये, जैसे मरने के बाद ही मरने वाले की उम्र अचानक बढ़ गई हो। कुबड़ा हुआ जिस्म, टूटे दांत, सूखी हुई चमड़ियाँ, लगता जैसे कोई इनकी सारी जवानी चूस गया हो। इधर शहर के सरकारी अस्पताल के आगे पत्रकारों की एक भारी भरकम भीड़ खड़ी थी। कोई सरकार की व्यवस्था को गालियां दे रहा था, कोई काली हेडलाइंस में तारीफें बटोरने वाले पुलिस वालों को मकार बता रहा था। मतलब ये बिल्कुल साफ हुआ था कि हत्याएं जो इन दिनों धड़ल्ले से हो रही थी वो किसी जानवर का काम नहीं था, बेकारी लोमड़ी का एक समूह मारा गया। अदिति के ग्रैंड पेरेंट्स आ चुके थे और लाशों को जलाने की तैयारी हो रही थी। कुछ भी तो सामान्य नहीं था इस शहर में। लगता है जैसे पूरी शहर को किसी डायन की नज़र लग गई हो। तभी तो इस शहर में वो सब हो रहा है जो अब तक बेचारे मासूम शहरवासी सिर्फ फिल्मों में ही देखते थे। एक साथ इतने सारे लोगों का मर जाना जैसे छोटे शहरों के लिए आसान बात नहीं थी। आसान बात नहीं होती लोगों का यूं ही अपने परिवार को छोड़ जाना। खासकर जवान लोगों की मौत को हजम कर पाना मुश्किल होता है। किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि घिनों के शिकार अधिकतर जवान ही लोग ही होते हैं। वो उनसे उनकी सारी जवानी छीन लेता है। एक एक कर मरने वालों के नाम और उम्र को न्यूज़पेपर में पढ़ते वक्त इस बात का गौर सिर्फ सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने किया था कि इसका मतलब था कि उनकी कुछ अहमियत है। उनकी उम्र बढ़ती है, वो डरता है बूढ़े होने से, इसलिए वो लोगों को उनकी जवानी छीन रहा है। फिर लोग अपनी डायरी में कुछ लिखने लगे। इस वक्त वे अखिलेश वर्मन के घर पर ही थे। वे वहीं रह रहे थे क्योंकि अखिलेश वर्मा ने उन्हें कई बार जाने ही नहीं दिया था। जबकि वे चाहते तो वो घिन्नू के विषय में सारी बातें अखिलेश बर्मन को बताकर वापस जर्मनी लौट जाएंगे। लेकिन शायद बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, जिस जगह पर जिस धरती में आपका जन्म हुआ है, आपकी मौत भी आपको उसी जगह पर बुलाती है। मतलब मरने के ठीक पहले आपको उस जगह की बहुत याद आती है जहाँ आपका जन्म हुआ हो। वे लोग भी याद आते जिन्हें आपको आपको जन्म दिया हो। अदिति इस वक्त भी सरकारी अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें अस्पताल की छत को घूर रही थी। न तो वो पलकें झपका रही थी, न ही उसकी आंखों में एक बूंद आंसू भी था। सामने उसकी दादी बेटी ऊँग रही थी। बहुत देर से वो रो रो कर थक गई थी। अपनी पोती को रुलाने की अनगिनत बार कोशिश कर चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि उनका रोना बेहद जरूरी था, नहीं तो शायद वो सदमा उसे खा जाएगा। इधर बाहर बैठे रिपोर्टर जिन्हें किसी की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं था, वे बस कल की हेडलाइंस के लिए एक मसाला ढूंढ रहे थे। वे सब बार बार अदिति से मिलने के लिए डॉक्टरों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उनके लिए सख्त मना कर दिया। कितनी खुश थी वो सौम्या की मुंह जूठी के प्रोग्राम में गए थे लोग। सौम्या उसकी मामा की छोटी सी गुड़िया, एक मैं 6 महीने की थी। कितना प्यार करती अदिति उसे। उसे अपनी कोई बहन या भाई तो नहीं थी, इसलिए सौम्या को अपना सब कुछ समझती थी। भले ही दोनों के बीच उम्र का एक बड़ा फासला था, लेकिन छोटी सौम्या थी अदिति को देखकर कितना खुश हो जाया करती थी। काश उसे अपने पापा की बात मान लेती तो वो रात में वापस लौटना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अदिति के स्कूल में अगले दिन टेस्ट था। ना चाहते हुए भी उसने पापा को घर लौटने के लिए जिद की और फिर रास्ते में वो गाड़ी की पिछली सीट में सो गई। लेकिन कार के एक जोरदार झटके से उसकी नींद टूट गई। ये वही समय था जब नीलेश ने अजीब सी चीज़ को सामने देखकर गाड़ी को जोरदार ब्रेक दिया था। पता नहीं क्या था वो, इतना बड़ा कि उसके ऊपर का हिस्सा तक नहीं दे सकी अदिति। फिर अजीब से कीड़ों से पूरी गाड़ी भर गई। यकीन करना भी मुश्किल था, उन कीड़ों ने गाड़ी को तोड़ दिया। कांच टूट गए थे और वे पिछली सीट पर नीचे दुबा गई थी, इसलिए वो बच गई। कितनी डरपोक थी। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया। उन कीड़ों ने इस तरह से हमला कर दिया जिसके पिता और माँ पर। वे चिल्लाने लगे थे, गाड़ी से निकलकर भागने लगे, लेकिन वे दबोचे गए। उसी विशाल का एक हाथ तो उसने कोई रहम नहीं किया, उसके माँ पापा को मार डाला। पता नहीं कैसे अचानक उनकी चीख आनी बंद हो गई। सब कुछ फिर बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ एक चीज थी जो लगातार आवाज़ आ रही थी, वह थी आवाज़ अदिति की दिल की धड़कने की। द हॉन्टेड मैंशंस। शहर के सबसे अमीर नौजवान उद्योगपति सुकेतु महाजन, जो अभी तक अविवाहित है, वो विदेश से पढ़कर लौटे।
और अपना पुश्तनी कारोबार संभाल लें। उन्होंने शहर के सुनसान इलाके में एक फार्म हाउस खरीदा। जब उसे पहली बार देखने के तो रास्ते में एक गांव पड़ा, उसका नाम था सोनपुर। गांव के बाहर उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। उस हवेली को देखते ही पता नहीं उनका मन कुछ बेचैन उठा। उन्होंने सोचा अगर अपने ड्राइवर से कार रोकने को है, उस हवेली के पास जाकर देखे कैसी दिखती है। लेकिन उन्हें देर हो रही थी, वे उस दिन आगे बढ़ गए। फिर लौटते समय ड्राइवर ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, फिर वे दोबारा उस ओर ना जा सके। फिर जब सुकेतु महाजन की डील फाइनल हो गई तो अपने माता पिता दोस्त के साथ जलद सिंगाने के साथ उस फार्म हाउस को देखने गए। जब वह दोबारा फिर उस हवेली के सामने से गुजरे तो उसके दोस्त जलद को भी उस हवेली को देखकर कुछ बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने दोस्त से कहा, यार सुकेतु, चलना इस हवेली को पास जाकर देखते कि कैसी है। तब सुकेतु की माँ शिलजा बोली, नहीं जलद बेटा, ऐसी हवेली के पास नहीं जाना चाहिए, क्या पता कि भूत और चुड़ैल का डेरा हो। माँ, इस जमाने में रहकर भी ऐसी बातें करती हो। तुम्हारी माँ सही कहती बेटा, सुकेतु के पिता शिवनंदन महाराज महाजन बोले। अगर अंकल आंटी मना करे तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी, जलद बोला। फिर उनकी कार आगे बढ़ गई। वे सब फार्म हाउस पहुंचे। एक आध दिन रुकने की योजना बनाकर आए थे, क्योंकि वहाँ का शांत वातावरण सुकेतु को भाग गया। वहाँ का बूढ़ा चौकीदार धनीराम और उनकी बूढ़ी मेरारू चंपा ने उन सबके लिए भोजन का इंतजाम किया। और जब शाम हो गई तो जलद और सुकेतु ने अपनी योजना बनाई, चलो उस हवेली में जाकर आते हैं। क्योंकि उन बातों के चौकीदार धनीराम ने सुन लिया। उनसे बोला, बाबू साहब, उस हवेली की ओर जाने भूल कर भी मत जाना। जलील ने पूछा, ऐसा क्या करे धनीराम काका? बेटा, ये जान लो कि वो हवेली मनुष्य और जो भी वहाँ जाता है बसता नहीं, धनीराम काका बोले। लेकिन क्यों काका, ऐसा क्या? उस पर सुकेतु ने पूछा। तो आप दोनों सुनना चाहते हो उसकी कहानी? धनीराम काका बोले। किसकी आवाज़? जलील ने पूछा। रेशमी बाई की कहानी, धनीराम काका बोले। हमें भी सुनाइए रेशमी बाई की कहानी, सुकेतु बोला। तब धनीराम ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी की शुरुआत होती एक दिन से। उस दिन सूरज धरती को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम गिर आई थी, तभी सोनपुर गांव की उस हवेली में अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस चीख में मौत की तकलीफ भी धुली हुई है। पानी पानी कराने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती। वाकया कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता, मगर वो वाकया उस हवेली में हो रहा था। उस लड़की की आवाज़ सुनकर उस गांव में हर कोई डर से सहम जाता था, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें उस हवेली से निकलती रहती है। लोग कांपते हैं, सुबह का इंतजार करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती गई। वहाँ घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती, नाचने की आवाज़ आती। कभी कभी तो गाँव वालों को इतनी आवाज़ सुनाई देती, कभी उनका मन करता है गाँव छोड़कर चले जाएं। वो हमेशा यही कहती, मेरा घर है इस घर। इस तरह से गांव के लोगों को डर लगने लगा। गांव के लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल यह था कि कौन है ये लड़की और इनका घर से क्या रिश्ता है? क्यों दिन ढलते इस हवेली के पास से गुजरने वाले यहाँ से नहीं गुजरती? उन हवेली की रास्तों पर कब्रिस्तान से सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी से झांकती तो कभी हवेली की छत से टपकती लगाए दूर किसी मुसाफिर की नजर करती जिसने उसे गौर से देखा है। वो बताते उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे चीरती हुई लगती है, मगर कभी नज़रों के दीवाने थे लोग जो खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़ी होकर उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वह रहती थी उसकी लोगों की नज़र टकटकाए लगाई रहती थी। इंतजार करते लोग कब खिड़की खुले उसका दीदार हो। ऐसा लगता जलवाता रेशमी बाई का। उस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते उस हवेली में एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे जब लोग इसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते तो बिल्ली बन जाती है। आज उस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेली की तरह खाली नहीं है। वही गुजरे दौर की तरफ रेशमी बाई की रूह होती है। उस हवेली में आज भी एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है। रेशमी बाई उनकी पैर जब सनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक यह सपना पाला करता था, एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी, जब रेशमी बाई उसी हवेली में मुजरा करती थी। रेशमी के रमिया के दीवानों की फेरेद में उसी इलाके में दो दोस्त तो का नाम भी शुमार हुआ करता था। वो तकरीबन हर शाम उसी के पास से गुजरते। पर रेशमा बाई उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाती। यही हुआ उन दोनों दोस्तों के साथ। रेशमा बाई को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और जब रेशमी बाई ने बेकाबू हालत में काबू करने की कोशिश की तो गुस्से में ले रहा तो खंजर रेशमी बाई के शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है दोनों दोस्तों की लड़ाई में रेशमी बीच बचाव कन्या की थी। वो चाहती दोनों में खून खराब ना हो, लेकिन वह ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों दोस्तों ने किसी का एक नहीं बल्कि रश्मि का, जिनका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो उसकी खूबसूरती का कसूर था, उसकी दीवानगी का कसूर था, उसकी लचकती कमर बलखाती चाल का, जिस पर वहाँ से साथ को दूर रहने वाले भी खींचे चले आते। लेकिन आज भी उसकी खूबसूरती पर दो दोस्त उसे टूटे के आपस में भिड़ गए। वो खंजर रेशमी के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म लाल छोड़ गया। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पैर के घुंघरूं की तरह बिखरती हुई मौत दस्तक दे चुकी थी। फिर उनके बाद रेशमी के साथ
नाच गाना मौज मस्ती सब मौत के कारण सब खत्म हो गया। मौत उस हवेली पर बहुत भारी पड़ गई। उस समय बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पहले की तरह गाती गुनगुनाती बदमाश घूमती याद करती सुनहरे दिनों की यादें। महफिल उठती नहीं कि सजाने की बेताब लोग वहाँ पहुँच गए। फर्श सिर्फ इतना कि 200 साल पहले उस हवेली की ड्यूटी से निकला और कदम मस्ती से झूमता और निकलता आज उस हवेली के सामने से खौफ में होकर गुजरता है। रेशमी दोनों विक्रम सिंह को चाहती थी लेकिन विक्रम सिंह उसे चाहता था लेकिन धीरज सिंह को ना मंजूर था। दिन सूरज धीरज सिंह ने विक्रम सिंह को मारने के लिए खंजर निकाला लेकिन बीच में रेशमी वह दोस्त तोहफे में मिल गई। धनीराम काका अपनी कहानी खत्म कर चुके थे। कहानी सुन के सूखे तो विक्रम आश्चर्य के थे लेकिन बाद में सोचा कि उस हवेली में जाकर जरूर रहेंगे। रात को सबके सो जाने के बाद दोनों ने कहानी निकाल के चले पड़े उस हवेली की ओर। वे उस हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे थे कि उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों भीतर गए तो काफ़ी अंधेरा था लेकिन एकाएक वहाँ रोशनी चमचमाने लगी। कई सारी शम्मा रोशन थी और साजिंदे भी अपना सर लेकर बैठे थे। तभी एकाएक वहाँ सुर्ख लाल सितारा पहनकर एक खूबसूरत सी तवाइफ आई। उसे देखकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। तब सुकेतु ने पूछा, कौन आप? तब बोली, विक्रम साहब, आप मुझे नहीं जानते, मैं रेशमी बाई और ये जो आपके साथ है आपके दोस्त धीरज सिंह। इन्होंने उस रात मेरा कत्ल किया था। कितने सालों से मैं आप दोनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज आकर मेरी इच्छा पूरी हुई। यही सुनकर दोनों के होश उड़ गए। जलस डरते हुए बोला, हमें जाने दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती है जो हम यहाँ आ गए। तब रश्मि बोली, ऐसे कैसे जाने दो हुजूर, एक मेरा आशिक और एक मेरा कातिल। जो कातिल है वो मरेगा और जो आशिक है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और फिर दूसरे दिन सुबह दोनों की लाशें उस भूत हवेली के पास लोगों को दिखाई दी। तो दोस्तों ये थी आज हमारी कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।